इस बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 2 दिन का बैंक स्ट्राइक का आह्वान हमारे ईओवीयू ने किया था। 15 मार्च, 16 मार्च। 15 मार्च का दिन स्ट्राइक में बीत गया और आप कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल स्ट्राइक था। लगभग 90% सक्सेसफुल था, जैसा कि मीडिया ने या जैसा कि और इकोनॉमिक मैगजीन्स में न्यूज आ रहे हैं। फ्रेंड्स, किसका नुकसान हुआ? देश का। लेकिन सोचने वाला कोई नहीं। लगभग 50,000 करोड़ से 70,000 करोड़ के बीच में एक दिन का नुकसान का आकलन किया गया है। सरकार क्यों नहीं सोचती? ये केवल 10 लाख एम्प्लॉय का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये करोड़ों ग्राहकों का, करोड़ों उपभोक्ताओं का, करोड़ों कस्टमर्स का प्रॉब्लम है। जमा नहीं हुआ, विड्रॉल नहीं हुआ, क्लियरिंग नहीं हुआ। लेकिन सब सोचिए, उन लोगों को लेंडिंग भी नहीं हुआ जो पिछले 4 दिनों से रुका हुआ है। हो सकता है किसी को ऐसी आवश्यकता रही हो जो इन 4 दिनों में पूरी होनी थी, लेकिन नहीं हुआ। कारण गवर्नमेंट का रिजिडनेस, गवर्नमेंट का दृढ़ प्रतिज्ञ होना। आप कोई पॉलिसी मेकिंग करते हैं तो जनमानस का ध्यान रखते हैं। आप कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, देश हित के साथ साथ जनमानस का भी ध्यान रखना पड़ता है। और 1969 में जब यह कॉन्सेप्ट नेशनलाइजेशन का मिसेस गांधी ने किया था, तो उसके पीछे सबसे बड़ा सोच यही था, जन कल्याण का, जनमानस का। यह सरकार भी कहती है कि हम गरीबों के लिए, जनमानस के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर ऐसी पॉलिसी क्या आ गई कि उनके अपने ही विरोध करने लगे। आपको शायद पता भी होगा, भारतीय मजदूर संघ जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, इसके अलावा स्वदेशी जागरण मंच जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, वो केंद्र के इस फैसले से नाखुश हैं। प्राइवेटाइजेशन करना क्या जरूरी पड़ गई? हम अपनी उन संस्थाओं को जो हमारे अंडर कार्य कर रहे हैं, उनको हम मजबूत बनाने के बजाय हम उसको बेचने पे तुल गए। कारण आप कहते हो कि एनपीए बढ़ना, कारण फंड का इन्फ्यूजन। आप जो स्टेट वेलफेयर के काम पब्लिक सेक्टर बैंक से कराते हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ का जो पैकेज आया, स्ट्रीट वेंडर की स्कीम आई, मुद्रा योजना आया, ये बैंक के पैसे से तो हो रहा है, या तो सरकार इनडायरेक्टली दे या डायरेक्टली दे। जब आपका इम्प्लीमेंटेशन माध्यम सरकारी बैंक हैं, तो निश्चित रूप से ये सरकारी बैंक उन्हीं फंड का उपयोग करेंगे जहां से पैसा फिर वापस नहीं आना है। मुद्रा योजना का 80% लोन एनपीए होना है, एमएसएमई सेक्टर का भी एनपीए होना है, स्ट्रीट वेंडर का तो 100 या 90% एनपीए होना है। तो इस फंड्स को जो आप एक तरह से सरकार बैंक से दिलवाते हैं, उसकी भरपाई भी तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। फिर इन्फ्यूजन होता है तो हो हल्ला क्यों होता है कि कैपिटल का इन्फ्यूजन किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर इन सब बातों को देखते हुए और यूनियन का प्रोटेस्ट देखते हुए, और एक बात और कि अभी तक गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि हम उन कौन 2 बैंकों को प्राइवेट करने जा रहे हैं। उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया पार्ट बजट स्पीच में, और पूरे भारत में एक तरह से निराशा आ गया कि क्या बैंक प्राइवेटाइज होगा। उन डिपॉजिटर्स का जो कोर मनी है, जो हार्ड मनी है, जो उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक में रखते हैं, उनका क्या होना है, कुछ पता नहीं। गवर्नमेंट अभी भी लोकसभा के एक आंसर में इन्होंने कहा कि अभी स्टिल कोई डिसीजन नहीं है। कॉन्सलेशन मीटिंग में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधिकारियों ने कहा स्टिल दे आर नॉट इन पोजिशन कि डिसाइड कि कौन सा 2 बैंक प्राइवेटाइज होने हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे इस प्रोटेस्ट से, यूनियन के इस प्रोटेस्ट से क्या सरकार झुकेगी या झुकना चाहिए? दिस इज नॉट क्वेश्चन नॉट अ प्रेस्टिज या ईगो। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, और सरकार को इस इम्प्लीमेंटेशन के पहले सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है।
क्यों ना हम प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक को मजबूत बनाएं, गवर्नेंस करें और उसके बाद उसको स्ट्रेंथ करके उसको सरवाइव करें इंस्टेड ऑफ प्राइवेटाइज करने के लिए। अगर प्राइवेटाइजेशन की मैनेजमेंट एफिशिएंसी इतनी अच्छी होती तो पिछले दिनों में जो प्राइवेटाइजेशन जो प्राइवेट बैंक डूबे हैं उनकी लिस्ट मैं आपको पूरा दे रहा हूं कि पिछले 50 सालों से किस तरह से प्राइवेट बैंक डूबते गए हैं। अगर आप कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो अनगिनत कोऑपरेटिव बैंक, शायद ही किसी स्टेट में ऐसा कोऑपरेटिव बैंक होगा जो सुचारू रूप से चल रहा होगा, बिल्कुल नहीं चल रहा होगा। गवर्नमेंट के पास एक नीति आयोग है जो बिना बात के रोजाना कोई रिकमेंडेशन करती रहती है। ना उनके पास नीति है, ना योजना है, ना पॉलिसी है, ना प्लानिंग है। थिंक टैंक कहे जाते हैं, थिंकिंग है नहीं, केवल टैंक है। जिस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसके बावजूद भी अगर सरकार गलत नीतियों को अडॉप्ट करती है तो काहे का नीति आयोग। वित्त मंत्री कहिए या स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर कहिए, किसी के पास कोई विजन नहीं है, क्या करना है, किसकी राय लेनी है। लोग अपने मंत्रालय में एक्सपर्ट रखते हैं लेकिन पता नहीं वित्त मंत्री की मंत्रालय में एक्सपर्ट हैं या नहीं है, जो इस तरह से डिसीजन लेते हैं। फिर उसके बाद से जो पॉलिसी बनती है वह बनाई जाती है, नीति आयोग उस पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करना है उसे खुद नहीं पता है। इन सबको देखते हुए सरकार ने ये सब कुछ चीजें बजट सेशन पे छोड़ के मानसून सेशन में चली गई है। यानी जब तक मानसून सेशन में कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स जब तक कोई लॉ अमेंड नहीं करते हैं तब तक प्राइवेटाइजेशन का कोई रास्ता नहीं खुलता है। 3 बैंकों में जो पीसीए से बाहर आने की उम्मीद है वो लगभग मार्च के बैलेंस शीट देखने के बाद, फिर उसके बाद नेक्स्ट फिस्कल में जून का बैलेंस शीट देखने के बाद तभी गवर्नमेंट को डिसाइड कर सकती है। लेकिन इन बीच में गवर्नमेंट को यूनियन के प्रोटेस्ट, जनमानस का विरोध, एम्प्लॉइज का विरोध देखते हुए कोई डिसीजन लेना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता भी होगा कि अभी नीति आयोग ने यह भी कहा कि हम 6 बैंकों को बाहर कर रहे हैं, यानी जो मर्ज हो गए हैं, स्ट्रांग हो गए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। वो 6 बैंक आप प्राइवेट करने की सोच भी नहीं सकते क्योंकि जब वो आपने स्ट्रांग कर दिया, मर्जर कर दिया, कितनी बार आप करेंगे। इसके अलावा एक 14,500 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन गवर्नमेंट 3 बैंकों में इन्फ्यूज करने जा रही है एंड दे हैव आइडेंटिफाइड दीज बैंक्स, यूको बैंक, आईओबी एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के डालेगी। हो सकता है ये बैंक अगले मार्च में पीसीए से बाहर आ जाए और एक स्ट्रांग बैंक की तरह वर्किंग करने लगे क्योंकि पिछले 4-3 क्वार्टर से ये प्रॉफिट शो कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली मार्च में भी प्रॉफिट शो करेंगे। अगर ये पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं होते तो कोरोना काल में जितने भी आत्मनिर्भर के लिए फाइनेंसेस किए गए हैं, क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक फेस कर पाते? शायद नहीं। और जब भी प्राइवेट बैंक डूबे हैं तो सपोर्ट किसने किया है? पब्लिक सेक्टर बैंक ने। क्यों? क्योंकि उनकी अभी भी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है जो प्राइवेट सेक्टर बैंक को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आप लक्ष्मी विलास बैंक भूल गए, अभी आप यस बैंक भूल गए, अभी आप पीएमसी, जहां पे 21,000 फेक ट्रांजैक्शन किए गए थे अपने घपले को बचाने के लिए। 21,000। कैन यू बिलीव कि किसी बैंक में 21,000 ऐसे फेक ट्रांजैक्शन किए जाएं? और संभव क्यों हुआ? क्योंकि उनका मालिकाना हक उनके पास था। इज इट पॉसिबल एनी पब्लिक सेक्टर बैंक जहां पे डिफरेंट स्टेज में पार हो गए कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट की जाती है? शायद नहीं। तो फ्रेंड्स, जरूरत इसकी नहीं है कि हम अपना जमा पूंजी किसी को बेच दें। जरूरत इस बात की है कि जो संस्था हमारे पास है उसे स्टेबल किया जाए, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ाई जाए, उसको खुला हाथ फ्रीडम दे दीजिए कि आप वर्किंग करिए,
आप वेलफेयर स्टेट की तरह काम करेंगे तो आप प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच सकते। फ्रेंड्स, आज 16 मार्च दूसरा दिन है स्ट्राइक का। हमारी कामना ये भी सफल हो, गवर्नमेंट की बात पहुंचे हमारी कि हम जो करने जा रहे हैं वो गलत है। ईगो की बात नहीं होती है। आप ऐसी पॉलिसी बनाइए जो जनमानस के हित में हो, ऐसी पॉलिसी बनाइए जो लोगों के दिल में उतर जाए। कल 17 तारीख जीआईसी का स्ट्राइक है, परसों 18 तारीख एलआईसी का स्ट्राइक है, और इन सारे स्ट्राइक का असर हमारे जनमानस पे पड़ता है, हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे पड़ते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे पड़ता है। और इस बात को गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि क्या हम जो प्लानिंग लागू करने जा रहे हैं वो देश हित के लिए है। जो प्लानिंग हम करने जा रहे हैं वो क्या हमारा जनमानस एक्सेप्ट करेगा? अगर नहीं तो गवर्नमेंट को अपनी बात से पीछे आना चाहिए, विदाउट एनी ईगो, विदाउट एनी कंफ्यूजन। थैंक यू फ्रेंड्स, आज इतना ही। कल इसके बाद जो भी प्राइवेटाइजेशन के बारे में जो अपडेट्स आएंगे अथवा स्ट्राइक का क्या रिजल्ट रहा, मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।